हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के टाइप्स देखे थे और आज इस वीडियो में हम नया टॉपिक करेंगे विच इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट दिस मेथड refers to the period in which the proposal will generate cash to recover the initial investment made. Okay, सपोज मैंने 1 लाख लगाया किसी फॉर्म में, तो मुझे वह कब तक वापस मिलेगा, है ना, कब तक रिकवर होगा, इस मेथड में इसी चीज को कंसिडर किया गया है। ठीक है ना, इस मेथड में कि हम जो भी अपना इन्वेस्ट किए हैं फॉर्म में, ठीक है, वो वापस कब तक मुझे मेरे पास मिलेगा। ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड इसको कहते हैं। ओके, फिर है इट प्योरली एम्फेसाइजेज ऑन द कैश इनफ्लोज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट with no consideration to time value of money. Second है accounting rate of return method. ठीक है, ARR. This method helps to overcome the disadvantage of the payback period method. The rate of return is expressed as a percentage of earnings of the investment in the particular project. It works on the criteria that any project have ARR higher than the medium rate established by the management will be considered, and those below the predetermined rate are rejected. Okay. However, this method also ignores time value of money and doesn't consider the length of life of the projects. Okay. Also, it is not consistent with the firm's objectives of maximizing the market value of shares. अब ARR का फॉर्मूला क्या है इसे कैलकुलेट करने का? तो ARR इक्वल्स टू एवरेज इनकम अपन एवरेज इन्वेस्टमेंट के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कैलकुलेट द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो थ्रू द लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, किसी एसेट्स के मतलब पूरा होल लाइफ में ये कैलकुलेट करती है कितना कैश इनफ्लो हुआ, है ना, एंड कितना आउटफ्लो हुआ। These are the discounted through a discounting factor. The discounted cash inflows and outflows are then compared. ठीक है, फिर उसको compared किया जाता है. This technique takes into account the interest factor and the return after the payback period. आपको सब पॉइंट्स भी है इसके, देखेंगे हम। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, NPV मेथड। दिस इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मेथड। ये एक मेथड है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फर्म में ना, फॉर इवेलुएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेलुएट करने के लिए। इन दिस टेक्निक द कैश फ्लो दैट इज एक्सपेक्टेड एट डिफरेंट periods of time is discounted at a particular rate. The present value of the cash inflow are compared to the original investment. If the difference between them is पॉजिटिव देन इट इज एक्सेप्टेड और अदरवाइज रिजेक्टेड। ठीक है, अगर इसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है तो तभी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। दिस मेथड कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी and is consistent with the objective of minimizing projects for the owners. NPV equals to PVV minus PVC. Okay, where PVV क्या है? Present value of benefits and PVC क्या है? Present value of cost. ठीक है, सेकेंड सब पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, मेथड इट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट्स एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज एज फॉलोज। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसे कैलकुलेट करने का? तो PI इक्वल्स टू PV कैश फ्लोज अपॉन इनिशियल कैश आउटफ्लोज। PI इक्वल्स टू NPV बेनिफिट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय NPV कॉस्ट। ओके, ऑल प्रोजेक्ट्स विद PI ग्रेटर देन 1 इज एक्सेप्टेड। ठीक है, जब 1 से ग्रेटर रहे तो ही एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है ना प्रोजेक्ट्स को। फिर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR मेथड। दिस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज जीरो। ओके, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है जीरो होती है तभी से इस मेथड को यूज किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। एंड द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। दिस मेथड ऑल्सो कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी
It tries to arrive to a rate of interest at which funds invested in the project could be repaid out of the cash inflows. However, computation of IR is a tedious task. If IRR greater than K equals to project will be accepted. ठीक है, जब K से IR जो है वो ग्रेटर हो तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा और जब लेस देन हो तो रिजेक्ट कर दिया जाता है. के इसमें क्या है तो के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, फिर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. It refers to that part of a company's capital which is required for financing short-term or current assets such as cash, marketable securities, debtors, and inventories. It is a company's surplus of current assets over current liabilities. ठीक है, ये क्या होता है? कंपनी का सरप्लस होता है ओवर करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज के. ओके, फंड्स thus invested in current assets keep revolving and are constantly covered into cash, and thus cash flow is again used in exchange for other current assets. That is why working capital is also known as revolving or calculating capital or short term capital. ठीक है, फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का? तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है, इस बात जानते ही होंगे पहले से. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. परमानेंट को देखेंगे द अमाउंट नीडेड टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, ये हो गया हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल. और टेम्पररी हो गया एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यू टू द एडिशनल डिमांड. ये हो गया हमारा टेम्पररी ना, जब एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होता है फर्म को, तो वो हो गया टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल अप्रोचेस भी है कुछ. देखिए, मैचिंग और हेजिंग अप्रोच. ठीक है, दिस अप्रोच मैचेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू maturities. Basically, a company uses long-term sources to finance fixed assets and permanent current assets, and short-term financing to finance temporary current assets. ठीक है, ये अप्रोच कहता है कि अगर हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करना चाहिए और टेम्पररी करंट एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस यूज करना चाहिए. ओके, ये इस अप्रोच में कहा गया है. For example, a fixed asset which is expected to provide cash flow for 5 years should be financed by approx 5 years long-term debts. Assuming the company needs to have additional inventories for 2 months, it will then seek short-term 2 months back credit to match it. फिर है conservative approach. It is conservative because the company prefers to have more cash on hand. That is why fixed and part of current assets are financed by long-term or permanent funds. As permanent or long-term sources are more expensive, this leads to lower risk, lower return. Very aggressive approach. The company want to take high risk where short-term funds are used to a very high degree to finance current and even fixed assets. Okay. फिर नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन. ओके, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा. डिविडेंड डिसीजन द वेरी नेम सजेस्ट refers to the decision making mechanism of the management of declared dividends. It is crucial for the top management to determine the portion of earnings distributable as the dividend at the end of every reporting period. A company's ultimate objective is the maximization of shareholders' wealth. It must therefore be very vigilant about its profit sharing policies to retain the faith of the shareholders. Approaches of different dividends decision क्या है? तो long term financing approach. Under this approach, dividend decision is taken as decrease in resources of the company. Two factors due to which company retain the earnings. ठीक है, कंपनी दो फैक्टर क्या है जिसमें कंपनी रिटेन करता है अर्निंग्स को? तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज एंड नीड ऑफ इक्विटी फंड्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर. फिर है सेकेंड, वेल्थ maximization approach. Under this, payment of dividends significantly affects the market price of the shares.
फर्स्ट इसका हो गया हायर डिविडेंड इंक्रीज द मार्केट वैल्यू एंड लोअर डिविडेंड डिक्रीज द मार्केट वैल्यू। ठीक है, जब डिविडेंड हायर होगा तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है एंड लोअर होगा तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके, अब इस काइंड्स, इसके टाइप्स क्या क्या हो गए, काइंड्स ऑफ डिविडेंड देखिए, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, है ना। तो कैश डिविडेंड, द कैश डिविडेंड इज बाय फॉर द मोस्ट कॉमन ऑफ द डिविडेंड टाइप्स यूज्ड, and on the date of declaration the board of directors resolves to pay a certain dividend amount in cash with investors holding the company's stock on a specific date। ठीक है, कैश डिविडेंड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिविडेंड है। एंड स्टॉक डिविडेंड है, स्टॉक डिविडेंड इज द issuance by the company of its common stock of its common shareholders without any consideration if the company issues less than 25% of the total number of previously outstanding shares, then treat the transaction as a stock dividend. In India is called bonus shares। ठीक है, इसको bonus shares भी कहते हैं। जो 25% से कम होता है आपका शेयर ऑफ, जो इशू शेयर्स किया जाता है ना, इशू किया जाता है, जो 25% से कम होता है तो वो स्टॉक डिविडेंड कहलाता है, जिसे इंडिया में हम बोनस शेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डिविडेंड। ठीक है, थर्ड, तो a company may issue a non-monetary dividend to investors rather than making a cash or stock payment. Record this distribution at the fair market value of the assets distributed. Scrip dividend. A company may not have sufficient funds to issue dividends in the near future. So instead it issue a scrip dividend, which is essentially a promissory note, which may or may not include in interest to pay shareholders at a later date. This dividend creates a note payable। ठीक है, होता है ना कभी कभी फ्यूचर में कंपनी के पास हो सकता है फंड ना रहे, है ना, तो उस कंडीशन पे स्क्रिप डिविडेंड का यूज किया जाता है एक प्रोमिसरी नोट के टाइप में। ठीक है, फिर लिक्विडेटिंग डिविडेंड, व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विशेस टू रिटर्न द कैपिटल ओरिजिनली कंट्रीब्यूटेड बाय शेयरहोल्डर्स एज अ डिविडेंड, इट इज कॉल्ड अ लिक्विडेटिंग डिविडेंड एंड मे बी precursor to shutting down the business। हो गया, ये सारे टाइप्स हो गए, है ना। अब डिविडेंड थ्योरीज एंड पॉलिसीज देखेंगे हम। देयर आर 3 मेजर थ्योरीज एज फॉलोज। ठीक है, वोल्टेज मॉडल थ्योरी, गार्डन्स मॉडल एंड मोदिगिलानियन मिलर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, तीनों को हम देखेंगे। फर्स्ट है वोल्टेज मॉडल। ठीक है, Professor James E. Walter argues that the choice of dividend policies almost always affects the value of the enterprise. His model shows clearly the importance of the relationship between the firm's internal rate of return and its cost of capital in determining the dividend policy that will maximize the wealth of shareholders। Okay? और देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है कि इस मॉडल को किसने दिया था, तो प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने। ठीक है, फिर वोल्टेज मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। ठीक है, किन जिस अजम्पशंस पे ये बेस्ड है वो देखेंगे। द फर्म्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट, है ना। फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए ना, होता है। एंड ऑल अर्निंग्स आर इधर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और री इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट है बिगिनिंग अर्निंग्स एंड डिविडेंड नेवर चेंज, है ना। And the values of the earnings per share and the dividend per share may be changed in the model to determine results, but any given value of E and D are assumed to remain constant forever in determining a given value. The firm has a very long or infinite life। ठीक है, फर्म का जो लाइफ है वो लॉन्ग एंड इन्फिनिट होता है। ये सारे assumptions हो गए, इसके कुछ explanation थोड़ा सा और देखेंगे। According to the Walter dividend policy of the firm shall be determined by the relationship between R and K। Okay, and in other words, if R greater than K, है ना, K आपका cost of capital हो गया, then firm should retain the earnings rather than distributing it to shareholders, distributing it to shareholders। Okay, on the contrary, if K equal greater than R, then company pay off the money in the form of dividend to shareholder। ठीक है, in short all things depends on the profitable investment opportunity। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो सारा चीज किस में डिपेंडेबल है, तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे। ओके,
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसका देखो, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो P इक्वल्स टू डी अपन के प्लस आर, है ना, E माइनस डी अपन के, है ना, एंड इसको ऐसा ब्रैकेट दोगे एंड अपन के हो गया, ठीक है। तो ये इसको फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यहाँ देखो, हियर P स्टैंड्स फॉर prevailing market price, D stands for dividend per share, E stands for earning per share, R rate of return and K हो गया cost of capital. Okay. अब फर्स्ट हमने देखा, आप सेकेंड देखेंगे गार्डन्स मॉडल. It is another model which contains that dividend policy is relevant for the value of the firm. अब इसके कुछ assumptions है. The firm is an all equity firm, means firm प्योर इक्विटी फर्म का जो पूरा इक्विटी फर्म है किसी डिबेंचर पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। फिर नेक्स्ट है नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल, है ना, इसमें कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होता है। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी कांस्टेंट होता है। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट एंड द फर्म इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स आर perpetual. The corporate taxes do not exist. इसमें corporate taxes भी exist नहीं करता, and the retention ratio once decided upon is constant, ठीक है। एक बार जो रेशियो डिसाइड कर लिया जाता है, रिटेंशन रेशियो, तो वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं। Thus the growth rate G equals to BR is constant forever, ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा के लिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। एक्सप्लेनेशन, दी equation of this model is based on two assumptions, ठीक है। तो दो assumption पे ये based है। Investors are risk averse and investors discount uncertain returns, ठीक है। According to this model, investors are rational in their approach and they want to avoid risk. The risk is the possibility of not getting the desired rate of return. There are two possible actions of the firm. One, it can distribute the dividends, another it can retain all its earnings. So investors always prefer current dividend. However, if company retain earnings, then it adversely affect the price of shares. This approach is also described as bird in the hand approach, ठीक है। इसको और भी नाम से कहा जाता है, इस अप्रोच को bird in the hand approach, ठीक है, याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब देखिए फॉर्मूला इसका क्या है, तो PO इक्वल्स टू E1 1 माइनस B अपन K माइनस BR, ठीक है। P stands for market price, E earning per share, R firm's rate of return, B retention ratio, G हो गया G equals to BR growth rate हो गया, and K equals to cost of capital. अब थर्ड है Modigliani and Miller's hypothesis. According to Modigliani and Miller, MM, approach dividend policy of a firm is irrelevant as it does not affect the wealth of the shareholders. They argue that the value of the firm depends on the firm earnings which results from its investment policy. Assumptions: the firm operates in perfect capital market. Taxes do not exist. The firm has a fixed investment policy. Risk of uncertainty doesn't exist. Okay, means हमको डिविडेंड नहीं मिलेगा, हमको रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रिस्क MM अप्रोच में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिपेंड अपॉन इट्स अर्निंग्स एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिविडेंड, ठीक है। ये अर्निंग पे डिपेंड होता है और डिविडेंड से ये अफेक्ट नहीं होता है। Okay, firm can retain its earnings to finance investment programs. Firm can distribute the earnings to shareholders as dividend and raise equal amount through new issue of shares. So, if the firm select first alternative, it will not pay any dividend and will retain the earnings to finance investment program. If the shareholder wants cash, then he can create homemade dividend by selling a part of shares. If the firm selects second alternative, it will pay dividend to the shareholders. Shareholders get cash in their hands, but the firm assets is reduced. As a result, present value per share is declined. Thus, the dividend declaration neutralized it completely. Okay. देखिए यहाँ पे होम मेड डिविडेंड क्या हो गया कि मतलब इसमें जो है इन्वेस्टर्स को अपना खुद का शेयर्स में से पार्ट देना होता है, ठीक है, शेयर्स का पार्ट देना होता है अपना खुद का, ठीक है।
जब उनको कैश चाहिए होता है फॉर्म में, तो वे होममेड डिविडेंड का यूज करते हैं बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ शेयर्स। उनका खुद का जो शेयर्स है उसमें से वो पार्ट देते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, और बस अब थोड़ा सा टॉपिक रह गया है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। ठीक है, और ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट 4। ओके, तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, थोड़ा भी हेल्प मिल रहा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करना, ताकि और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। और अगर आपको नोट्स एज अ PDF बाय करना हो तो मुझे कमेंट करना, और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मैं चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस तरह हम सारे 10 यूनिट्स कवर करेंगे जितना जल्दी हो सके। चैनल पे बने रहे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 4 कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है इसमें, थोड़ा सा ही। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।